नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सजना। मैं आज फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री पद के लिए मोदी की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी में जारी घमासान पर। लाल कृष्ण आडवाणी को मनाने की तमाम कोशिशें नाकाम रहने के बाद अब उन्हें दरकिनार कर मोदी के नाम के ऐलान की तैयारी है। आरएसएस ने जल्द से जल्द मोदी के नाम का ऐलान करने का दबाव बढ़ा दिया। उधर आडवाणी खेमे ने तय किया है कि संसदीय बोर्ड की बैठक में मोदी के नाम का विरोध किया जाएगा। इस बीच पार्टी में आडवाणी विरोधी सुर भी तेज होने लगे हैं। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने तो यहां तक कह दिया है कि आडवाणी जनता का मूड नहीं समझ रहे। जवाब में आडवाणी के करीबी रहे सुधींद्र कुलकर्णी ने कहा, जिस नाम पर पार्टी ध्रुवीकरण का शिकार हो जाए वो स्थायी नेतृत्व कैसे दे सकता है। बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह गुरुवार को पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करते रहे। एजेंडा एक ही था कि सबको नरेंद्र मोदी के नाम पर मना लिया जाए ताकि प्रधानमंत्री पद पर उनके नाम की घोषणा सर्वसम्मति से हो। लेकिन पार्टी के बुजुर्ग नेता लाल कृष्ण आडवाणी टस से मस नहीं हुए। आडवाणी खेमा चाहता है कि नाम का ऐलान विधानसभा चुनाव के बाद हो, पर संघ का दबाव है कि पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाकर तुरंत ही नाम का ऐलान कर दिया जाए। सूत्रों के मुताबिक संघ के दबाव में बीजेपी आलाकमान ने तय किया है कि आडवाणी के ऐतराज को दरकिनार कर मोदी के नाम का ऐलान किया जाए। शुक्रवार को संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी। इस बैठक में मोदी के नाम पर मुहर लगाई जाएगी, लेकिन आडवाणी खेमा भी हार मानने को तैयार नहीं। आडवाणी इस बैठक में शामिल होकर मोदी के नाम का विरोध करेंगे। जाहिर है मोदी के नाम पर पार्टी में कोहराम मचा है। हाल यह है कि मोदी समर्थक आडवाणी पर खुलकर हमला बोलने से परहेज नहीं कर रहे। बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने ट्विटर पर लिखा, बीजेपी को पीएम पद के उम्मीदवार बतौर मोदी के नाम का ऐलान कर देना चाहिए। आडवाणी जी वरिष्ठ नेता हैं और उन्हें जनता की भावना को समझना चाहिए। उन्हें खुद मोदी के नाम का ऐलान करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने वाजपेयी जी का किया था। हालांकि बाद में सुशील मोदी ने अपने ट्वीट पर सफाई देते हुए कहा कि वे और उनके जैसे तमाम नेता आडवाणी के ही बनाए हुए हैं। आडवाणी के करीबी सुधींद्र कुलकर्णी ने कहा कि ऐसा शख्स नेतृत्व कैसे दे सकता है जिसके नाम पर ही फूट पड़ जाए। पार्टी को ही एक नहीं रख सकता है, पार्टी में ही जिसकी पूरी स्वीकृति नहीं है, ऐसा नेता देश का प्रधानमंत्री कैसे बनेगा। बहरहाल मोदी समर्थकों के हौसले बुलंद हैं। दावा यहां तक किया जा रहा है कि मोदी विरोधी हवा में उड़ जाएंगे। नरेंद्र मोदी मजबूरी है, नरेंद्र मोदी को लाना है। इस प्रवाह में जो लोग अवरोध पैदा करेंगे वो मैं समझता हूं वो बह जाएंगे। साफ है कि संघ ने बीजेपी में आडवाणी युग के समापन की पटकथा लिख दी है, लेकिन आडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी की तरह निष्क्रिय नहीं हुए हैं। उन्हें दरकिनार करके मोदी के नाम का ऐलान बीजेपी को फायदा ही पहुंचाएगा, कहना मुश्किल है। विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। और इस मसले में जनता के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या आडवाणी जैसा अनुभवी नेता सचमुच जनता का मूड नहीं समझ पा रहे हैं? दूसरा सवाल, आखिर आडवाणी के इस मोदी विरोध के पीछे असल वजह क्या है? तीसरा सवाल, इसके पीछे आडवाणी की प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा है या कुछ और? चौथा सवाल, आडवाणी के मोदी विरोध को उनकी बगावत ही क्यों समझा जाए, मतभेद क्यों नहीं? और आखिरी सवाल, क्या लोकतंत्र में मतभेद के बावजूद आम सहमति से फैसला नहीं हो सकता? ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जिस पर आज बातचीत करेंगे। जाहिर है बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी में अगर उठापटक चल रही हो तो इस पर सवाल तो उठेंगे। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है, आम सहमति से लगे मोदी के नाम पे मुहर या फिर बहुमत से हो फैसला। बात करने के लिए हमारे साथ हैं लेखक और शिक्षाविद पुरुषोत्तम अग्रवाल, आरएसएस के चिंतक राकेश सिन्हा, हमारे एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई, न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर प्रभु चावला हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और पटना से हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह, बल्कि गिरिराज सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज जी, सबसे पहला सवाल आपसे, जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी का रुख है उसको आप किस नजरिए से देखते? क्या वाकई वो जनता का मूड नहीं भांप पा रहे हैं या प्रधानमंत्री बनने की उनकी ख्वाहिश है इसलिए मोदी को रोक रहे हैं? देखिए, आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता ही नहीं है बल्कि अभिभावक है, और लोकतंत्र में अपनी भावना, अपनी बात रखने का एक पद्धति है। कोई एक व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है या तानाशाही पार्टी नहीं है। उन्होंने पहले भी अपना पत्र लिखा, फिर आम सहमति बनी, उसके बाद उन्होंने सहमति जताई। तो मैं समझता हूं कि अभी तक तो उन्होंने ओपनली कहीं विरोध किया ही नहीं है। जी। नंबर 1, ये विरोध के स्वर
अभी तक आडवाणी जी की तरफ से आया नहीं है, इसलिए मैं इसे विरोध नहीं मानता। देखिए गिरिराज जी, आपने कहा कि वो अभिभावक हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, अभिभावक भी हैं, लेकिन हिंदू परंपरा के अंदर बुजुर्ग और अभिभावक की बात को नकारा नहीं जाता, चाहे कुछ भी हो जाए। बीजेपी आज उनको नकारती हुई नजर आ रही है। मेरा मानना है आशुतोष जी कि हम राजनीतिक दल हैं, और आप देखें थोड़ी सी मेरी बात को गंभीरता से जी। तो देश में 1967 में एक परिवर्तन की आंधी चली थी लोहिया जी के नेतृत्व में, 1977 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और 89 में बोफोर्स को लेकर के विश्वनाथ प्रताप सिंह। लेकिन ये कांग्रेस के खिलाफ एक आंदोलन था, एक हवा थी। इस बार जो कांग्रेस के खिलाफ बदलाव का है जी, वो एक नाम के साथ है। मेरी बात को जरा, नाम के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने अभी तक नरेंद्र मोदी जी के नाम का ऐलान नहीं किया है कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जी जी। लेकिन जो कांग्रेस को नहीं चाहता है, जो परिवर्तन चाहता है, देश का आवाम, देश का किसान, देश का नौजवान, उसने नरेंद्र मोदी का नाम डिक्लेयर कर दिया। फरवरी में माननीय राजनाथ जी जब माननीय नरेंद्र मोदी को माला पहना करके उनका स्वागत कर रहे थे, तो पूरे देश से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, मेरी बात, प्रतिनिधियों ने एक स्वर से कहा देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो। यानी अभी तक देश में आजादी के बाद ये पहला व्यक्ति हैं जिनके लिए प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार पार्टी ने अभी घोषित नहीं किया है, आवाम ने किया है, जनता ने किया है। आपकी बात मैं समझ गया। अटल जी आपकी बातों में मुझे दो विरोधाभास नजर आता। पहली बात यह कि अगर आप हिंदू पार्टी है, हिंदू परंपरा और हिंदू संस्कृति में विश्वास रखते हैं, तो वहां बुजुर्ग और अभिभावक की बात अंतिम बात होती है, उसको नकारा नहीं जाता। दूसरी बात, आपकी पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर विश्वास करती है, संगठन को आत्मा मानती है, और यहां पर आप व्यक्तिवादी राजनीति की बात करें। यानी बीजेपी अपनी हिंदू परंपरा साथ साथ आरएसएस की जो संस्कृति है, दोनों से पलटती हुई नजर आ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं आशुतोष जी। मेरा निवेदन होगा कि आप इसकी समीक्षा, क्या भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल नहीं है? राजनीतिक दल है तो हम राजनीतिक दल की हैसियत से आम सहमति की बात नहीं हम कहते हैं कि हमारा दल पारिवारिक परिवेश में है, लेकिन हम आम सहमति में विश्वास रखते हैं। आम सहमति के आधार पर ही आपने देखा कि माननीय आडवाणी जी का आशीर्वाद माननीय मोदी जी को मिला, और आगे भी मिलेगा, आप चिंता न करें। चलिए, आप कहते तो मैं मान लेता हूं, लेकिन मानने का दिल नहीं कहता। राकेश सिन्हा जी, आपने गिरिराज जी की सारी बातों को सुना। क्या बीजेपी अपनी पुरानी परंपरा, वैचारिक पृष्ठभूमि को छोड़ रही है, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी के पीछे जा रही है, अपने बुजुर्ग नेता को दरकिनार करने की कोशिश कर रही है? क्या यही हिंदू संस्कृति है? क्या यही आरएसएस की विचारधारा है? देखिए, इसको आप एक तो हिंदू संस्कृति से नहीं जोड़ना चाहिए। नहीं, आप लोग बार बार कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। मैं जो कहना चाहता हूं कि नेतृत्व और नीति के ऊपर यदि विवाद होता तो मैं मानता हूं कि ये विवाद है। नेतृत्व को स्वीकार कर चुका है पार्टी, और संघ परिवार ने अघोषित रूप से नरेंद्र मोदी को अपना उम्मीदवार मान लिया। अब राय है कि कब किया जाए। रणनीति के ऊपर डिफरेंसेज है, और जो आपने पहले कहा कि पार्टी में मतभेद हो सकता है, और मैं बताऊं कि 50 में जब पीडी टंडन, पुरुषोत्तम दास टंडन और कृपलानी उम्मीदवार थे, तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में यह स्थिति हुई थी कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा यदि टंडन जीत जाते हैं तो मैं प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, और ये डीपी मिश्रा ने इसको पूरा लिखा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी की हैसियत उस कांग्रेस की है जिस पर देश मैग्नीफाइंग ग्लास। कांग्रेस हिंदू संस्कृति के बारे में बात नहीं तो वो तो है भी नहीं, वो कर भी नहीं सकता, उसके पास नैतिक ताकत नहीं है अभी करने की। मैं जो कह रहा हूं कि देखिए, आडवाणी जी का जो मतभेद है वह किस कारण से आडवाणी जी बता चुके हैं अपने पत्र में। उन्होंने पत्र वापस भी लिया है। संघ परिवार ने एक निर्णय लिया, और संघ की एक पद्धति है, जब एक निर्णय ले लिया जाता है तो कार्यकर्ता उसके साथ चलता है, जो नहीं चलते छूट जाते हैं। एक घटना में बताता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जब भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बने 1973 में, तो बहुत ही कनीय स्तर के नेता थे। जब एक निर्णय हो गया कि आडवाणी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, उसमें बहुत से सीनियर लीडर थे, लेकिन परामर्श के बाद सब लोगों ने आडवाणी जी को जनसंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष माना। इसलिए मुझे लगता है कि आडवाणी जी उस इतिहास को जानते हैं, आडवाणी जी को मान लेना चाहिए, उस इतिहास को जानते हैं, और संगठन से सर्वोपरि कोई नहीं होता। राजदीप, इसको क्या कहा जाए? आडवाणी की बगावत माना जाए, या एक लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर किसी फैसले पर पहुंचने की प्रक्रिया माना जाए, या यह कहा जाए कि अब मोदी के जो समर्थक हैं वो किसी भी तरीके के मतभेद को वो विद्रोह मान लेते हैं?
देखिए दोनों बात जो आपने कही कुछ हद तक सही है। लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनाथ सिंह जी सबसे सलाह मशवरा कर रहे हैं, जितने भी बड़े नेता हैं उनके पास जा रहे हैं, कह रहे हैं आप किसको चाहते हैं। साथ साथ ये भी है कि न केवल आरएसएस और नरेंद्र मोदी दोनों ने तय किया है कि अब केवल मोदी बनेंगे। अगर आप गिरिराज जी की बात सुने तो ऐसा लगता है कि देवकांत बरुआ आ गए हैं। देवकांत बरुआ ने 75 में कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। जिस तरह से गिरिराज जी बात आज कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मोदी इज बीजेपी, बीजेपी इज मोदी। ये एक बदलाव आया। मुझे नहीं लगता आप उसको हिंदू संस्कृति के साथ जोड़ सकते। मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि बीजेपी आज एक राजनीतिक दल है। आरएसएस को भी मानना पड़ेगा, वो राजनीति में है। आज अगर आरएसएस कहे कि हम एपॉलिटिकल है और राकेश सिन्हा इस प्रोग्राम पर कहे कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी बने, यानी आरएसएस ने भी वो जो एक पर्दा था वो भी निकल आया है। आरएसएस भी आज चाहती है कि मोदी बने। साथ साथ कॉर्पोरेट इंडिया, ये भी एक बड़ी बात है। ये इतना प्रेशर क्यों है राजनाथ सिंह जी पर कि कल ही करो, कि मोदी जी के जन्मदिन के पहले ही करो, पितृपक्ष के पहले ही करो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं दबाव न केवल काडर का है, जरूर है, लोगों का है, बीजेपी वर्कर्स का है, साथ साथ कॉर्पोरेट इंडिया का भी एक तरह से प्रेशर है, आरएसएस का दबाव है, रणनीति है। लेकिन रणनीति के साथ साथ पर्सनालिटी कल्ट की पॉलिटिक्स जरूर हो रहा है, आगे आ रही है। पुरुषोत्तम जी, क्या आडवाणी जी गलत है अगर किसी के नाम का विरोध करते हैं? 1967 अगर की बात की राजनीति को देखिए तो यंग टर्क कांग्रेस के अंदर आए, उन्होंने ओपनली इंदिरा गांधी का विरोध किया और चुनकर सीडब्ल्यूसी में आए। अगर आज आडवाणी विरोध कर रहे हैं तो उनको डिमीन क्यों किया जा रहा है, उनको डिमोनाइज क्यों किया? एक बात मैं कहूं कि किसी भी नेता के पास मुझे नहीं लगता वीटो राइट होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू की बात राकेश जी ने कही, उसी तरह से मुझे नहीं लगता आज की तारीख में आडवाणी के पास वीटो राइट है, क्योंकि वो बुजुर्ग नेता है। वो कह सकते हैं कि हम नरेंद्र मोदी को नहीं मानेंगे। देखिए ऐसा है कि हमें थोड़ा सा, एक तो राजदीप ने जो बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं उनको ध्यान में रखें। दूसरे में इस बात के लिए राकेश का धन्यवाद करूंगा और इस बात पर प्रसन्नता प्रकट करूंगा कि कम से कम साफ तौर से माना गया कि बीजेपी का प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट कौन हो इसका निर्देश संघ देता है। वरना आमतौर से संघ को जब सुविधा होती है तो वो कहता है कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। तो इस बात के लिए राकेश जी को धन्यवाद कि यहाँ ये माना गया कि अब चूंकि संघ परिवार ने तय कर लिया है तो मानना चाहिए। उदाहरण भी दिया सन 73 का आडवाणी जी का। जी, हम एक बात पर ध्यान दें, आडवाणी संभवतः भाजपा के सक्रिय नेताओं में अकेले नेता हैं जो 1951 की भारतीय जनसंघ से लेकर आज तक भाजपा में सक्रिय हैं, एक्टिव। जी, हम ये ना भूलें कि एक वो जमाना था जब आडवाणी जी और वाजपेयी जी मद्रास होटल से कॉफी पी करके झंडे वालान में संघ के दफ्तर में साइकिल पर बैठकर जाया करते थे। आज जो लोग आडवाणी जी को ये कह रहे हैं कि रास्ते के अवरोध उड़ जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, उनको थोड़ा सा अपने, मैं हिंदू संस्कृति वगैरह की बात यहाँ नहीं करता, ठोस राजनीतिक रूप से भी अगर देखें तो आडवाणी जी के विरोध के कुछ कारण हैं जिनकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। जाहिर है कि मैं आडवाणी जी का मन नहीं जानता, मेरा आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं कल्पना कर सकता हूं किसी भी काडर बेस्ड पार्टी में नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, पार्टी से बड़ा नहीं होता। और संघ में ये बात कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे नेता सीख चुके हैं, अपनी कीमत पे सीख चुके हैं। मुझे बात पूरी करने नहीं दीजिए अफसोस। आडवाणी की चिंता यह है कि मोदी एक ऐसे नेता हैं जो संघ को और भाजपा को, पूरे संगठन को ध्वस्त करके अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आडवाणी की चिंता यह है कि मोदी के पीछे ऐसा दीवानापन अंततः भाजपा के संगठन को नष्ट करेगा, भाजपा के अन्य संगठनों के साथ संबंध को नष्ट करेगा। इसलिए मैं ये मानता हूं कि आडवाणी की चिंता को, उनके विरोध को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का परिणाम न मानते हुए गंभीरता से लिया जाना चाहिए। राकेश जी, आपके पास आने के पहले राजदीप, ये सवाल आपसे, सवाल इस बात को लेके कि आज अगर आप बात करिए तो लोग कहते हैं कि, माफ करिएगा इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, बट बहुत बड़ा तबका जो है काडर कहता है बुढ़ा सठिया गया। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट ये इस तरीके की का प्रचार प्रोपेगेंडा होता है। क्या आडवाणी ने ये गलती की कि इस पूरी लड़ाई को या इस पूरे संघर्ष की इस प्रक्रिया को वो ये कहते हैं कि एक दार्शनिक या फिर एक वैचारिक लड़ाई बनाते हैं? देखिए मुझे लगता है कि कुछ, मैं पुरुषोत्तम जी से थोड़ा डिफर करूंगा, कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा जरूर है आडवाणी जी में, कहीं ना कहीं है कि मैं प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना। राजनेता में होनी चाहिए, राजनेता में, लेकिन उनकी उम्र है 85 साल के है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से बीजेपी के काडर के लोग या आज सुशील मोदी जैसे नेता ट्वीट करते हैं,
ट्विटर पे कहते हैं कि आडवाणी जी को अब मोदी जी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाना चाहिए। वही सुशील मोदी जिनको आडवाणी जी ने बनाया। आप जब मैंने उनको आज इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा वो मेरे मेंटोर है, भीष्म पितामह है। आप उनको भीष्म पितामह कहते हैं, मेंटोर कहते हैं, लेकिन ट्विटर पे आकर उनको सलाह देते हैं। तो ये जो बदलाव आया है पार्टी में, और ये डर जो है, जो पुरुषोत्तम जी ने कहा बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं संगठन जो है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि पर्सनालिटी बेस्ड। इंदिरा गांधी ने यही कांग्रेस को किया। डर आडवाणी जी का एक तरफ महत्वाकांक्षा है, दूसरी तरफ एक डर है कि जो इस आइडियोलॉजिकल डिबेट को ले नहीं जा पाए। जो कांग्रेस को हुआ, जो कांग्रेस के संगठन के साथ इंदिरा गांधी ने किया, क्या वही नरेंद्र मोदी बीजेपी संगठन के साथ करेंगे? क्योंकि गुजरात में वही हुआ है। आज अगर नरेंद्र मोदी को आप दिल्ली बुलाएंगे तो गुजरात में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये सवाल है पार्टी का। और जितने भी बड़े नेता है गुजरात के, उनको सब खत्म किया गया। राकेश जी, जो एक एक करके खत्म किया गया। राकेश आप जवाब देंगे पुरुषोत्तम जी, करके मैं आपसे सवाल करता हूं। सवाल, दो चिंताएं लालकृष्ण आडवाणी की मुझे नजर आती। पहली कि संगठन से बड़ा एक व्यक्ति हो गया जो संगठन को नुकसान पहुंचा सकता। दूसरा, जिस तरीके से बीजेपी का विस्तार होना चाहिए उस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि अल्पसंख्यकों में एक खास तरीके की इमेज और मोदी के बनने के बाद वो होगा। मेरे पास 14 जुलाई 2008 का अल्पसंख्यकों के समर्थन के बगैर बीजेपी अधूरी है। 2008 में उन्होंने कहा। 4 मार्च 2013 में वो कहते हैं अल्पसंख्यकों के साथ बीजेपी का नया रिश्ता कायम करना होगा। उनको डर है कि अगर मोदी आएंगे तो शायद विस्तार कम होगा। देखिए, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि संघ आंदोलन में कोई भी व्यक्ति संगठन को ओवरराइड नहीं कर सकता, चाहे वो अटल जी थे या दीनदयाल उपाध्याय जी थे। मौली चंद्र शर्मा एक बड़े नेता थे जो जनसंघ में थे, उनको अध्यक्ष पद पर थे, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। बलराज मधोक जी को पार्टी से निकाला गया। और ऐसा नहीं कि संघ में और जनसंघ में आडवाणी को भी निकाल नहीं, वो आडवाणी जी के प्रति मैं बल्कि मध्यम स्तर के कार्यकर्ताओं को जो भाषा का उपयोग करते हो, भाषा का उपयोग आडवाणी जी के प्रति किया। पार्टी में जो चल रहा है उसके प्रति नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजनाथ सिंह स्वयं प्रयास करे, जैसे राजदीप जी ने कहा कि सभी लोगों से ये परामर्श आधारित लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी है, वो पश्चिम लोकतंत्र नहीं है कि गुटबाजी के आधार पर निर्णय हो जो कांग्रेस में होती है। तो दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा यहां पर कि देखिए, इस आंदोलन में नरेंद्र मोदी का एक तरह से मैं उस शब्द का उपयोग करूं, सुनामी की तरह आए हैं, जिसका कार्यकर्ताओं का अद्भुत समर्थन है। ही इज ए सुनामी फॉर द कंट्री, सुनामी पॉजिटिव। मैं दूसरी मैं दोनों वो बता मैं यहाँ चीजों का दोनों तरह से उपयोग हो सकता है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, यदि कार्यकर्ताओं में नरेंद्र मोदी बहुत लोकप्रिय सिर्फ होते तो शायद नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित होना कठिन होता। कार्यकर्ताओं में तो है कार्यकर्ता बियॉन्ड दी वर्कर्स, बियॉन्ड दी बाउंड्री ऑफ द संघ परिवार की सीमाओं से बाहर नरेंद्र मोदी को मिल रहा समर्थन। एक कॉर्पोरेट इंडिया की बात कर रहे थे राजदीप जी, लेकिन किसान इंडिया भी नरेंद्र मोदी को समर्थन कर रहा है। भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का लोअर मिडिल क्लास, जिस भी कारण से उसका समर्थन करने का आधार गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आज नरेंद्र मोदी एक वास्तविकता बन गए हैं। उस वास्तविकता को संघ परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को कम्युनिकेट किया कि इस वास्तविकता को स्वीकार करना चाहिए और एक सहमति के आधार पर स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए। वास्तविकता या मजबूरी? वास्तविकता या मजबूरी नहीं, ये पार्टी की मजबूती है, मजबूरी नहीं है। ये पार्टी की मजबूती है, नरेंद्र मोदी पार्टी की मजबूती है। वो पार्टी को वहां वोट दिलवाएंगे जहां पार्टी का आधार नहीं है। संगठन की दृष्टि से, अगर संगठन की दृष्टि से मोदी जी की उपलब्धियां गुजरात में देखें, संगठन की दृष्टि से, तो ये उपलब्धियां हैं शंकर सिंह वाघेला, सुरेश मेहता, केशुभाई पटेल, ये उपलब्धियां हैं मोदी। गोवर्धन झड़पिया, नरेंद्र पंड्या, ये उपलब्धियां, काशीराम राणा, ये उपलब्धियां हैं मोदी की। आडवाणी जी की चिंता को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखिए। मेरी ना मोदी की राजनीति से कोई सहानुभूति है, ना आडवाणी जी की प्रधानमंत्री पद की आकांक्षा से, लेकिन वो सब अपनी जगह। एक व्यक्ति जिसके काम करने का ढंग ही संगठन में अपने प्रतिद्वंदी तो क्या अपने सहयोगियों तक की राजनीतिक जमीन को नष्ट करके ही चलता है। राकेश जी ने संयोग से अच्छी बात कह दी, वो व्यक्ति सचमुच देश और संगठन के लिए सुनामी साबित हो सकता है। आडवाणी जी की चिंता को इस परिप्रेक्ष्य में भी देखिए। रही बात राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो कह रहे सुनामी विध्वंसक शब्द है, डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रक्शन करता है। गुजरात में क्या किया? देखिए, वो सुनामी अल्पसंख्यकवाद के खिलाफ है, वो सुनामी कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस की वंशवादी राजनीति के खिलाफ है। एक मैं उत्तर देता हूं, गुजरात की बात जहां कही जाती है, गुजरात में संघ की शाखाएं बढ़ी हैं, संघ का काम
बढ़ा है। जो बातें छल कर आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी में जरूर विरोधाभास था। और एक बात जान लीजिए, इस परामर्श और संघर्ष से नेता पर नियंत्रण होता है और नरेंद्र मोदी संगठन के नियंत्रण के बाहर नहीं है, संगठन के नियंत्रण के अंदर ही काम करेंगे। जो छोटी मोटी बातें, जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को संगठन अपनी ताकत से दूर करेगा। ताकत से दूर करने की कोशिश आप लगातार। हमारे साथ प्रभु चावला भी जुड़ गए हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर। प्रभु, ये पूरी बातचीत यहां पर है कि आडवाणी जिन चिंताओं की ओर इशारा कर रहे हैं, एक कहीं ना कहीं वो इशारा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी को है, अगर नरेंद्र मोदी आगे आएंगे तो अल्पसंख्यकों का जो समर्थन वो शायद नहीं मिलेगा और विस्तार जो होगा वो रुक जाएगा। साथ ही वो कहते हैं कि एनडीए प्लस जो होना है उसकी आज जरूरत वो नहीं होने वाला है, संगठन के ऊपर हो जाएंगे। यानी एक गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं, शायद दबे छिपे शब्दों के। नहीं, आडवाणी जी की बात में दम तो अगर उन्होंने कहा है, मैंने तो नहीं सुना कि उन्होंने कहीं ऑफिशियल स्टेटमेंट ऐसा दिया हो। हम लोग उसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी को सत्ता में आना है, अभी तो उनके पास अकाली दल और शिवसेना है जो अपने आप में उनके ऊपर एक कम्युनल का लेबल लगा हुआ है। तो कम्युनल पार्टियां उनके साथ हैं, इस तरह के लेबल लगने से इस तरह से बीजेपी भी जो है एक ही विचारधारा के साथ जुड़ जाती है। अगर बीजेपी को अपने साथ लोगों को लाना है तो मोदी एक इश्यू बन जाएंगे, सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म इश्यू बन जाएगा। तो आडवाणी जी के साथ जो लोग भी हैं वो ये चाहते हैं कि आडवाणी जी भी चाहते हैं कि मोदी जो है उनके कोई अल्टरनेटिव है नहीं उनके पास, परंतु मोदी इंतजार क्यों नहीं कर सकते? जल्दी क्या है? उस जल्दी के पीछे जिससे पोलराइज आज डिस्कशन हम लोग स्टूडियो में ये बैठकर कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार अच्छी थी या एनडीए की सरकार अच्छी थी। डिस्कशन ये हो रहा है कि मोदी अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो सरकारों का जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर डिबेट देश में नहीं हो रही है, व्यक्ति के ऊपर डिबेट में हो रही है। यही बात उनकी है। बिल्कुल गिरिराज जी, जो बात प्रभु जी से इशारा कर रहे हैं, इतनी जल्दी में आप क्यों हैं? जो असली मुद्दे हैं जिस पर आप सरकार को कटघरे में खड़े कर सकते हैं, जिसके जो भ्रष्टाचार के मसले थे, घोटाले के मसले थे, जो तमाम नेतृत्वहीनता का मसला था, प्रशासनहीनता का मसला था, वो सारे आज किनारे हो गए। आज चर्चा नरेंद्र मोदी को लेकर हो रही है। देखिए, ये कोई ऐसा चर्चा नहीं हो रहा है जो आप जल्दबाजी कह रहे हैं। अभी देश के अंदर लोकसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव होने हैं तो चुनाव में हमें कोई सेनापति चाहिए और सेनापति के रूप में पार्टी ने अभी नहीं तय किया। मैं फिर वहीं आके खड़ा हो रहा हूं। और अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो अटल जी ने कहा था कि देश में प्रधानमंत्री कोई पार्टी किसी को नहीं बनाता, अब कोई व्यक्ति किसी को नहीं बनाता, देश में प्रधानमंत्री बनाता है देश का आवाम, देश का नौजवान, देश का किसान। पार्टी ही उनको प्रधानमंत्री बना देगी। नहीं, मेरी बात सुन ले आप। अभी माननीय राजीव सरदेसाई जी ने कहा कि बरुआ का फेज आ रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि बरुआ का फेज नहीं है। अगर आपको मुझसे कुछ प्रश्न करनी है तो मुझसे प्रश्न करें। ये बरुआ का फेज नहीं है। ये सच्चाई है कि आज देश में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी को चाहता है। और जब जिस दिन नेशनल काउंसिल हो रहा था उस दिन 200% कार्यकर्ताओं ने खड़े होकर के जब राजनाथ जी माला पहना रहे थे तो हुआ। आज देश के अवाम ने नरेंद्र मोदी के नाम को घोषित किया है, भी पार्टी ने नहीं घोषित किया। गिरिराज जी इसी तरफ मैं आपको रोकूंगा क्योंकि मेरा वक्त इस वक्त ब्रेक का हो गया। लेकिन जिस ओर राजदीप इशारा कर रहे हैं वो यही भाषा उस वक्त देवकांत बरुआ भी बोला करते थे कि अवाम चाहती है और उनके नाम को लेकर कोलाहल लोगों के अंदर। आज वही भाषा शायद आप भी बोल रहे हैं। आज आपको